हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज नवंबर महीने की 2 तारीख है और आप देख सकते हैं कि गुलाब ने कितनी बढ़िया फ्लावरिंग करनी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने अक्टूबर में ही अपने गुलाब के पौधे के ऊपर सही समय पर काम कर लिया होगा तो आपके पौधे में अभी तक फ्लावरिंग शुरू हो चुकी होगी। नवंबर का जो महीना है वो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। जो आपका पौधा गर्मियों में बारिश में फूल देना बंद कर चुका होता है वो नवंबर आते आते काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लेता है और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी वीडियोस मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर करे कि गुलाब की ग्रोथ को आपको कैसे बढ़ाना है और अक्टूबर में क्या क्या काम करने हैं, अगर आपने कर लिया होगा तो फिर गुलाब बहुत ही सुंदर फूल देना शुरू कर चुका होगा। मेरे जो पौधे जिनकी मैंने स्टार्टिंग अक्टूबर में ही प्रूनिंग कर ली थी उन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। जिनकी मैंने थोड़ी लेट प्रूनिंग करी थी उसमें भी अभी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आ गई है और कलियां बननी भी शुरू हो चुकी है। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं या फिर आपका पौधा छोटा है, नए पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर आपको इसकी केयर कैसे करनी है, या फिर आपका पौधा पुराना है तो फिर इसकी केयर आपको किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सबसे पहला भाग छोटे पौधों की या फिर नए पौधों की केयर आपको किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास गुलाब के छोटे छोटे काफ़ी सारे पौधे हैं या फिर आपका गुलाब छोटे पॉट में लगा हुआ है तो इसकी रिपोर्टिंग का सबसे बढ़िया समय है ये नवंबर का समय। आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लो। रिपोर्टिंग करने से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर आपने कटिंग लगाई थी और आपकी कटिंग ग्रो हो गई है, अच्छी खासी जड़ें इसके अंदर निकल करके आ गई है, तो कटिंग को भी रिपोर्ट करने का ये बहुत बढ़िया समय है। जैसा कि आप मेरा ये वाला कटिंग देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो चुकी है और लगभग 6 महीने से ये इसी प्लास्टिक के कंटेनर में ही पड़ा हुआ है। और क्योंकि गुलाब का अच्छा समय शुरू हो गया है तो आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर इसने कलियां बनाना भी शुरू कर दिया है। तो अगर मैं इसको रिपोर्ट करूं तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले लेगा और इस सीजन काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो कटिंग की रिपोर्टिंग का भी ये सबसे सही समय है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, कटिंग लगाने के लिए भी नवंबर का महीना सबसे बढ़िया समय है। अगर अभी आप कटिंग लगा लोगे तो आगे के जो 2-3 महीने आने वाले हैं उसमें आपके गुलाब की जो कटिंग है वो बढ़िया ग्रो कर जाएगी, जड़ें निकल करके आ जाएगी। क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में ही गुलाब की कटिंग को ग्रो किया जाता है। तो सर्दियां नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं तो फटाफट से आप अपने पौधों की कटिंग लगा दो। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मेरी कटिंग है इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया हो गई है और उसमें भी कटिंग में ही फूल आना शुरू हो गया है। कुछ और कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाली कटिंग है, इसको मैंने बारिश में लगाया था और इसके अंदर भी जड़ें निकल करके आ गई हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम और रुकूंगी मैं इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए और इसकी रिपोर्टिंग मैं मार्च में करूंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर आप गुलाब का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा समय है गुलाब के लिए। इस समय अगर आप नर्सरी में जाओगे तो आपको गुलाब के नए पौधे मिल जाएंगे और आप गुलाब के नए पौधे खरीदकर इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जो भी चाहे कलर आप इस समय गुलाब का खरीदो, कोई भी वैरायटी आप खरीदो, आपको इस समय बहुत ही आसानी से नर्सरी से मिल जाएगी। लेकिन पौधे को खरीदते समय कोशिश करें कि हमेशा आप हेल्दी पौधों को ही खरीदें। ऐसे पौधे खरीदें जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस ना दिखाई दे, आपको पत्ते सुंदर हरे और हेल्दी दिखाई दें और जो कलर आपको चाहिए उसको आप देखकर ही खरीदो, यानी फूल खिला हुआ ही आप खरीदो। अगर आपको पिंक कलर का फूल चाहिए तो फिर खिले हुए फूल को देखकर ही आप खरीदें। ऐसा ना हो आ करें आप कि कलियां बनी हो और आप लेकर आ जाओ। तो कभी कभी होता क्या है कि आप लेकर तो आओगे पिंक फूल और मिल जाएगा आपको सफ़ेद या फिर ऑरेंज फूल। तो इसीलिए हमेशा खिले हुए फूलों को देखकर ही खरीदें जो आपका फेवरेट कलर। इसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी गुलाब के पौधे को लगाते समय आप इसका रूट बॉल ब्रेक ना करें। अगर मिट्टी बहुत हार्ड है तो बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी आप लगाओ। अगर आप बिगनर हो, आप नए नए पौधों को लगा रहे हैं तो फिर ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग आपको पौधे को रिपोर्ट करते समय दिखाएंगे, वो पूरी मिट्टी हटा देते हैं या फिर अच्छे से उसको धो करके लगाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये गलती मत करना। रूट बॉल यानी कि वो जो मिट्टी का गुच्छा है जिसको जो जड़ें हैं वो पकड़ करके रखती हैं, उसी को हम रूट बॉल कहते हैं। जैसे ये छोटा पौधा है और इसकी जो पूरी मिट्टी और
जड़ों के साथ जो गुच्छा बन गया है इसको हम कहेंगे रूट बॉल। जैसे कि मेरी ये कटिंग है तो मैं कभी भी इसको खींच करके ऊपर से नहीं निकालूंगी, हमेशा इसको मैं काट करके निकालूंगी और सीधे जो ये गुच्छा मिट्टी के साथ निकलेगा इसको मैं बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे ही लगा दूंगी। कुछ लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देते हैं, जड़ें डैमेज हो जाती हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचता है। और गुलाब इतना सेंसिटिव प्लांट है कि थोड़ा सा नुकसान आपने इसकी जड़ों को पहुंचाया, ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और लगाते ही आप देखोगे कि इसके जो पत्ते में मुरझाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए रूट बॉल कोशिश करें कि आप कम से कम तोड़ें, वहीं तक तोड़ें जहाँ तक जड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। एक्स्ट्रा मिट्टी बस आपको हटानी है। अब है कि पॉट हमको कैसा लेना है, कितना बड़ा लेना है, कौन सा लेना है, मिट्टी का लेना है या फिर प्लास्टिक का लेना है। तो फ्रेंड्स, आप पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का रखो, आइडियल है। लगभग इसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो जाती है गुलाब के पौधों की। चाहे आप प्लास्टिक का लो, चाहे आप मिट्टी का गमला लो। आपको मैंने दोनों गमले दिखाए, ये प्लास्टिक का है और इसी के बगल में मिट्टी का गमला रखा हुआ है। दोनों में से किसी भी गमले में आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। बस आपको छेद बड़े रखने हैं, छेद ठीक होने चाहिए। अगर छेद कम है तो खुद से छेद बना लो, अगर छेद बंद है, छेद छोटा है, आगे जाकर नीचे पानी रुकेगा, जो खाद डालोगे वो खाद रुकेगा और आपका पौधा फंगस लगने की वजह से खराब हो जाएगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है गुलाब के पौधों की मिट्टी। इसकी मिट्टी का मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। कोई भी नया पौधा लगाते समय एक यूनिवर्सल मिट्टी आप रखो। किसी भी पौधे के लिए मैं हर पौधे के लिए, हर फूलों वाले पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी नहीं बनाती हूँ। एक जो आइडियल पॉटिंग मिक्स है आप बस उसको बना लो। आप आधी मिट्टी मिला लो, आधा कंपोस्ट मिला लो। अगर आपके पास कोकोपीट और धान का छिलका है तो थोड़ा सा आप उनको भी इसके अंदर मिला लो। और इसके साथ ही अगर आपके पास नीम की खली है तो नीम की खली भी 1-2 चम्मच आप पॉटिंग मिक्स में मिला लो। बहुत सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें ही अगर आप डाल लोगे, जैसे कि आधी मिट्टी, आधा कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट, तो फिर काफ़ी है आपके पौधों की ग्रोथ के लिए। अगर आप एक साथ स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीज़ों को मिला लोगे, कुछ लोग बहुत सारा खाद ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में ही पौधे को लगाते समय, इससे आपका नया पौधा बहुत सारा खाना पचा नहीं पाएगा और ख़राब हो जाएगा। अगर आपने नया नया पौधा लगाया और अगले दिन आपका जो पौधा है आपको मुरझाया हुआ सा, इसके पत्ते मुरझाए हुए से मिले, तो इसका मतलब आपने या तो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाया है या फिर आपने स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाल दी है जो इसको हजम नहीं हो रही हैं। तो ये पत्ते भी इसके अचानक से अगर पीले पड़ते हैं, आपने लगाया और पत्ते पीले पड़ करके झड़ने लगे, तो इसका कारण भी यही है कि आपने कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा अपने पौधे को दे दी है। अब रिपोर्टिंग करने के बाद जो आखिरी टिप है कि स्टार्टिंग के कुछ 2-4 दिन, 5 दिन आप पौधे को सेमी शेड में रखना, जहाँ पर तेज़ धूप ना हो। जब 4-5 दिन बाद आपको लगे कि मेरा पौधा बिल्कुल ठीक है, इसके पत्ते बिल्कुल ठीक है, वैसे के वैसे हैं, कहीं से कोई मुरझाया हुआ नहीं है आपका पौधा, तो फिर आप इसको, अब सर्दियाँ हैं, अच्छी धूप में रख दो। पौधा आपका ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आखिरी पॉइंट, अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं या फिर आप पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी भी खाद स्टार्टिंग में आपको नहीं देना है। आपने पौधों की रिपोर्टिंग करी, उसके अंदर आपने कंपोस्ट मिलाया, लेकिन आप पौधे को तब तक खाद ना दें जब तक कि आपका पौधा नए पॉट में अच्छे से सेट ना हो जाए। इसका साइन है कि आपका पौधा जब तक ग्रोथ ना निकालना शुरू कर दे नई, तब तक आप इसको कोई एक्स्ट्रा खाद ना दो। जो भी पॉटिंग मिक्स से आपने डाला है वो काफ़ी है आपके पौधे के लिए। और इस काम में, यानी नई ग्रोथ को निकालने में, नए पॉट में सेट होने में पौधा कम से कम 20 से 25 दिन का समय लेता है। तो उसके बाद ही आप खाद डालें। तो ये हमारा जो पहला भाग था वीडियो का, यहाँ पर पूरा हो जाता है कि नए पौधों की या फिर छोटे पौधों की रिपोर्टिंग के बाद आपको केयर और उसकी देखभाल कैसे करनी है। अब स्टार्ट होता है हमारा दूसरा भाग। अगर हमारा पौधा पुराना है, बड़ा है, तो इसकी देखभाल हमको कैसे करनी है, नवंबर में इससे ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा ग्रोथ आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने पिछले महीनों में कई बार आपके साथ शेयर किया है कि पौधा आपका पुराना है तो फिर इसकी कटाई छटाई सही समय पर बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक कर ली होगी अगर आपने मेरे पीछे के कुछ 1-2 वीडियोस देखे होंगे।
प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है और वो भी सही समय पर। कटाई छटाई करने पर ही गुलाब आपका यानी कि जो पुराना गुलाब है फिर से नई ग्रोथ निकालेगा, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। नवंबर का महीना, फूल देने का समय गुलाब का आ गया है। कटाई छटाई करने से आपका पौधा ज़्यादा घना हो जाएगा, ज़्यादा ब्रांच निकालेगा और ज़्यादा कलियां और फूल बनाएगा। फ्रेंड्स, कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग दो तरीके से होती है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग करनी है तो फिर हमें अक्टूबर में ही कर लेना चाहिए, ताकि नवंबर आते आते हमारा गुलाब अच्छी फ्लावरिंग ले ले। कुछ प्रूनिंग आप नवंबर में भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आप मत करना, यानी बहुत ज़्यादा मत काटना, लेकिन कुछ ब्रांचेस की कटाई छटाई आप अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आपका पौधा नई ग्रोथ ले लेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपने अपने पौधे के ऊपर प्रूनिंग कर ली है, आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुका है, तो आप अपने गुलाब के पौधे को लगभग 4-5 घंटे के लिए धूप में ज़रूर रखें। धूप में रखने से आपका गुलाब ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा कलियां बनाएगा, ज़्यादा बड़ी कलियां बनाएगा, तो फूलों का साइज़ भी बड़ा निकल करके आएगा। अगर अभी तक आपके पौधे के अंदर समस्या थी कि जो फूल है वो छोटे साइज़ के निकल रहे थे, कलियां छोटे साइज़ की निकल रही थी, तो अब आपका पौधे में ये समस्या नहीं आएगा। और इसको अगर आप धूप में रखोगे, अच्छी धूप में रखोगे, तो फिर ये समस्या पौधे के अंदर कम से कम आएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट, गुलाब में आपको पानी कितना देना है, वाटरिंग इसकी कैसे करनी है, क्योंकि आगे टेम्परेचर कम हो रहा है, सर्दियों में मिट्टी सूखती नहीं है। मिट्टी को आपको मॉइस्ट बना करके रखना है, यानी मिट्टी हल्की सी गीली होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली पड़ी रहे तो आप इसके अंदर पानी ना दो। जैसे कि ये दो पौधे आप देख रहे हैं, इनकी मिट्टी अभी भी गीली है, तो आज मैं बिल्कुल इनको पानी नहीं दूंगी। मिट्टी हल्की जब सूख जाए तभी आप पानी डालो। मॉइस्चर रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा वाटरिंग, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही ड्रेनेज भी ठीक रखें पौधे की, यानी जैसे ही आप पानी डालते हैं तो एक्स्ट्रा पानी नीचे से बाहर निकलना ज़रूरी है। इसके बाद चौथा पॉइंट, गुलाब की मिट्टी में उगने वाले घास को आप समय समय पर ज़रूर निकालते रहिए, वरना ये आपके पौधे की फ्लावरिंग को कम कर देगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पांचवा पॉइंट है, घास के अलावा भी अगर आपका गुलाब हाइब्रिड है, आपके पास इंग्लिश गुलाब यानी कि ग्राफ्टेड गुलाब है आपका, अगर ग्राफ्टेड गुलाब है तो ग्राफ्टिंग नोड ज़रूर होगा। और जितने भी ग्राफ्टिंग गुलाब होते हैं, ग्राफ्टिंग के नीचे से जो निकल करके आती है ब्रांच, ये है सकर ब्रांच, जंगली ब्रांच। इसको समय समय पर आप गुलाब के पौधे से ज़रूर निकालें। ये गुलाब का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, ये जो सकर ब्रांच है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, इसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा हरे दिखाई देते हैं, बड़ी तेज़ी से फैलता है ये। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो मेन ब्रांच को, जो ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर की ब्रांच है, उसको काट करके निकाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, और ये कभी भी फूल नहीं देता है। तो इसीलिए ग्राफ्टेड गुलाब में सकर ब्रांच को समय समय पर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब की जड़ों की ग्रोथ इस समय काफ़ी बढ़िया हो जाती है और सकर ब्रांच भी बड़ी तेज़ी से निकल करके आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट, जैसे ही आपका गुलाब फूल देना शुरू करता है, फूल सूखता है, इसकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो यानी आप देख सकते हैं ये फूल अभी अभी खिल करके सूखा है। जब भी आप इसको निकालते हैं तो इसको जो निकालने का तरीका है, सीधे इसको ऊपर से ना काट करके आप इसको एक नोड के नीचे से, यानी एक पत्तियों को छोड़ करके आप इसको काटो। आप इस तरीके से अगर काटोगे तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ से छोटी सी ब्रांच निकलती हुई आ रही है। जैसे ही आप इसको काटोगे, इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और आपका पौधा तेज़ी से नई ब्रांच को निकालेगा। तो समय समय पर डेड हेडिंग करते रहने से नई ब्रांच लगातार मिलती रहती है, पौधे की कलियाँ बनती रहती है और आपका पौधा यानी गुलाब फूल देता रहेगा। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है गुलाब का फर्टिलाइज़र। तो गुलाब के ग्रोथ के हिसाब से हमें इसके फर्टिलाइज़र में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता है। गुलाब के अंदर आप 2-4 महीने में कंपोस्ट अपने पौधे के अंदर ज़रूर डाल दें, 4-5 मुट्ठी। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाती है। इसके साथ ही आप यूज्ड टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप होममेड खाद का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास 1 या 2 पौधे हैं, आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो फिर आप ये जो सूखी चाय की पत्ती है, इसको लगातार अपने पौधे में दे करके अपने गुलाब के पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं।
ये पौधे को नाइट्रोजन देता है, इसके साथ ही मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है क्योंकि चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाई जाती है। चाय की पत्ती के अलावा आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी गुलाब में कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर भी बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का और मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो फिर चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर कंपोस्ट का रिप्लेसमेंट है, यानी कि अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो फिर चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब के पौधों को आप ज़रूर दे दें। इसके बाद नाइट्रोजन के अलावा गुलाब के पौधे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, वो है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी गुलाब के पौधे में फूलों को रोकती है। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप होममेड खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा अंडे का छिलका। यानी फास्फोरस का रिप्लेसमेंट अगर आपको कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी है तो फिर अंडे का छिलका या फिर केले के छिलके का इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे में करेंगे, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये अंडे के छिलके नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, केले के छिलके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको मार्केट से कोई खाद लेना है तो फिर इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि फास्फोरस का सबसे बढ़िया सोर्स है और जड़ों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो अगर आप मार्केट से कोई खाद लेना चाहते हैं तो फिर डीएपी का इस्तेमाल महीने में एक बार गुलाब के पौधे के अंदर आप ज़रूर करें। आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोन मील डालने से काफ़ी सारे लोगों को आपत्ति होगी, तो फिर सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता सोर्स रहता है डीएपी। अब आता है पोटाशियम। तो पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है, सबसे आसान सॉल्यूशन है केले का छिलका। तो आप महीने में कम से कम 2 बार केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर आप इसका सुखा करके इसको पाउडर बना करके अपने पौधे में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट का खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अगर एक दो चीज़ों को एक साथ मिलाकर डालें तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि केले के छिलके का पाउडर और चाय की पत्ती। इसके अलावा अगर आपके पौधों में पत्तों के पीले होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र अपने पास ज़रूर रखें या फिर आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करें। प्याज का जो छिलका है वो एक नेचुरल सीवीड फर्टिलाइज़र का काम करता है। प्याज के छिलकों को भिगोकर उसका पानी आप पौधों को दे सकते हैं। लेकिन सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको अपने पास ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पौधे मेरे पास हैं, सब में मैं होममेड फर्टिलाइज़र बना करके नहीं दे सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ खाद अपने पास ज़रूर रखती हूँ जिनके मैंने पीछे नाम आपको बताए। कंपोस्ट मेरे पास ज़रूर होते हैं, मेरे पास डीएपी है, सीवीड फर्टिलाइज़र है। तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र लो, आप बहुत सारा एनपीके खरीदो, आप अलग अलग रेशो का बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लो। सिर्फ एक आध माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं, एक आध ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर अच्छी मात्रा फास्फोरस की हो। इसके साथ ही कोई ना कोई कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है हमारे पौधे के लिए कंपोस्ट। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए मना कर रही हूँ, पौधे आपके हैं और आपके पैसे हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही तेज़ी से आपके पौधों के ऊपर आपको मिलता है। लेकिन जिन लोगों के पास एक दो पौधे हैं जो नहीं खरीदना चाहते हैं, उनके लिए जो मैंने आपको खाद बताए बस आप उन्हीं को लो, इससे आपका गुलाब बहुत ही सुंदर फूल देगा। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपने अच्छा खाद दिया अपने पौधे को, अच्छी केयर की, पौधे ने ग्रोथ अच्छी ले ली, लेकिन अगर इसके ऊपर कीड़े और फंगस लग गए तो अच्छा खासा पौधा आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड, दोनों का स्प्रे आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन रहता है नीम के तेल, क्योंकि नीम का जो तेल है वो फंगीसाइड का भी काम करता है और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो अलग अलग आपको इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अच्छी कंपनी का जिसका रिजल्ट अच्छा हो, आप नीम तेल का इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर करें। आजकल वाटर सॉल्युबल नीम का तेल अवेलेबल है, यानी वो नीम का तेल जो कि आसानी से पानी में घुल जाता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन आप नीम के तेल का स्प्रे पौधों के ऊपर ज़रूर करें। इससे आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। 5 ml नीम के तेल को, यानी कि 1 चम्मच लगभग, आप 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दो हफ्ते में एक बार।
स्प्रे करते समय आपको अच्छे से स्प्रे करना है, यानी पत्तों पर, कलियों पर, टहनियों के ऊपर और पत्तों के नीचे आपको अच्छे से स्प्रे करना है। नीम के तेल के स्प्रे का एक और फायदा वो ये है कि आजकल हम किचन गार्डनिंग ज़रूर करते हैं, यानी पौधों के साथ, यानी फूलों के साथ हम सब्जियां भी उगाना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि हम मिर्ची लगा लेते हैं, टमाटर लगा लेते हैं। तो अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो इसके ऊपर भी कभी कभी स्प्रे चला जाता है, जो कि हार्मफुल है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप नीम का तेल लेते हैं तो सारे ही गार्डन में एक ही बार स्प्रे कर दो। आपको किसी भी पौधे को बचाना नहीं पड़ेगा कि ये हमारे खाने के लिए इस्तेमाल होती है तो हमें इसके ऊपर नहीं करना है। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसके ऊपर आप नीम के तेल का स्प्रे ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसे लेकर काफ़ी सारे लोगों को आपत्ति रहती है, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको लगभग सारी ही जानकारी दे दी है जो कि गुलाब के लिए ज़रूरी। आगे आपकी मर्जी है कि कितना वीडियो आपको देखना है, कितना स्किप करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।